हरिजैक वेदी हमेशा एक शांत जगह रही है। हालांकि इस समय वह स्थान नष्ट हो जाने से सारी शांति खो गई थी। वेदी पर चट्टान की पट्टियां टूट गई और वेदी के नीचे का क्षेत्र नष्ट हो गया। यदि दोनों प्रतिद्वंद्वी अपनी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाते तो हरिजैक वेदी पूरी तरह से नष्ट हो जाती। यह देखकर नीदरलैंड संप्रदाय के शिष्यों को शांत होने में कठिनाई हुई। हालांकि वे यूशांग और राक्षस के बीच लड़ाई देख सकते थे। दूर से आने वाली आवाज के आधार पर वे बता सकते थे कि लड़ाई भयंकर और भयानक थी। काफी देर के बाद आखिरकार शोर का शोर खत्म हो गया। नीदरलैंड संप्रदाय के शिष्यों ने हरिजैक वेदी से छलांग लगा दी। वेदी अस्त व्यस्त थी। जहां तक नजर जा रही थी जमीन पर गड्ढे ही गड्ढे थे। वे युद्ध के बाद बचे हुए मलबे के निशान का अनुसरण करते हुए दूर तक उड़ गए। कुछ ही समय बाद वे युद्ध के केंद्र पर पहुंचे जहां लड़ाई सबसे भीषण थी। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर एक विशाल और गहरे क्षेत्र के अलावा उन्हें चींटियों के शव नहीं दिखे। आसपास के पेड़, घास और पौधे जो जीवन से भरपूर थे वे सभी सूख गए थे। यहाँ क्या हुआ? सभी लोग भयभीत होकर अपने आसपास देखने लगे। वहाँ एक से अधिक राक्षस है। मैंने उस व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति को फेंकते हुए देखा जो रस्सी से बंधा हुआ था। यह एक सूखी लाश की तरह लग रहा था। किसी ने कहा इससे पहले कि एक उबकाई की आवाज सुनाई दे। यह एक कठपुतली और जादू टोना तकनीक की तरह लगता है। मुझे डर है कि यह मिस्टर सेकंड के लिए बुरा संकेत है। बिल्कुल नहीं, मिस्टर सेकंड का साधना आधार गहरा है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह इतनी आसानी से हार जाए। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जो आपसे अधिक शक्तिशाली होगा। दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। संप्रदाय के गुरु ने एक बार कहा था कि एक व्यक्ति की शक्ति हमेशा एक समूह की शक्ति से कमतर होगी। जब शिष्यों ने हरिजैक वेदी पर देखे गए काले अवतार और बैंगनी और काले तंबू को याद किया तो वे गर्म तापमान के बावजूद काम उठे। शिष्य अभी भी आपस में अटकलें लगाने में व्यस्त थे। तभी एक छोटा सा बैंगनी घेरा पास के आकाश में उठा। यह बैंगनी धुएं के बादल जैसा लग रहा था जो बाबू पर्वत के आकाश जैसा था। यह एक लोमड़ी की तरह लग रहा था। यह देखकर शिष्य तुरंत सदमे में पीछे हट गए। ऊर्जा से निर्मित प्रतीत होने वाले बाबू ने गहरी आवाज में कहा, यूशांग को मरना होगा। फिर जादू टोना चक्र बैंगनी ऊर्जा के साथ गायब हो गया। वापस करना। अब हम क्या करें? क्या हम हरिजैक वेदी को वैसे ही छोड़ देंगे? हमें पहले इसकी सूचना संप्रदाय गुरु को देनी चाहिए। दिन एक लक्ष्य को मार गिराया। इनाम 2000 योग्यता अंक। लू जो कुछ विचार कर रहा था तभी अधिसूचना सुनाई दी जिससे उसकी भौहें थोड़ी सी उड़ गई। अपने पिछले अनुभव के आधार पर वह जानता था कि 1 से 5 पत्ती वाले लक्ष्य को मारना 1000 योग्यता अंकों के लायक था। 6 या 8 पत्ती वाले लक्ष्य को मारने का मूल्य 1500 योग्यता अंक था। उन्हें अचानक 2000 योग्यता अंकों से पुरस्कृत क्यों किया गया? यू शांगरो को याद करते हुए लू जो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यू चेंग हाई और एसाई बुया को अभी तक पकड़ा नहीं गया था। उनके पवेलियन लौटने पर विचार करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए उनके कार्यों से उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। इसके अलावा उनके वर्तमान शिष्य इसके लिए सक्षम नहीं थे। ऐसे विशिष्ट लक्ष्य को मानने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति केवल यू शांगरो ही हो सकता है। लू जो के चेहरे पर झुंझलाहट देखी जा सकती थी क्योंकि वह मन ही मन सोचता रहा। 9 पत्ती। फिर उसने अपने विचारों को खारिज करते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि यू शांगरो मजबूत और गहन था, लेकिन उसके लिए 9 पत्ती वाले लक्ष्य को मारना असंभव था। इसके अलावा यू शांगरो को 9 लीफ लक्ष्य कहां मिल सकता है? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति उसी निष्कर्ष पर पहुंचा हो जिस पर मैं पहुंचा था? क्या किसी ने 8 पत्ती वाले कृषक को हराने के लिए स्वर्ण कमल को तोड़ने के बारे में भी सोचा था? लू ने दूसरे दिन लेंग लुओ और पैल लिटियन के साथ 9 लीफ चरण के बारे में चर्चा के दौरान इस मामले के बारे में पढ़ने के अपने अनुभव के बारे में जियांग के शब्दों को याद किया। वह जानता था कि वह दुनिया में अकेला नहीं है जो 9 लीफ अवस्था का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वह यून तियालो, गोंग युआनटू या ग्रेट यांग का शाही परिवार हो, वे सभी 9 लीफ चरण का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा ग्रेट यांग के अलावा डुलैंड, रॉली, पिगोंग और अन्य राष्ट्र भी थे। संसार में कृषक बहुत थे। यह असंभव था कि किसी ने 9 लीफ चरण के बारे में सोचा या पता लगाने की कोशिश नहीं की थी। अचानक लू ने कहा, क्या यहाँ कोई है? एक महिला शिष्या बड़े हॉल के अंदर दिखाई दी। पवेलियन मास्टर, जियांग को बुलाओ। समझा। हाल ही में जियांग ईविल स्काई पवेलियन में छिपा हुआ था। उनकी मौत की खबर दूर दूर तक फैल गई थी। स्वाभाविक रूप से महल में कई लोग थे जिन्हें इस खबर पर संदेह था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जियांग के पास एक व्यापक सूचना नेटवर्क था। लू ने सोचा कि अब समय आ गया है कि जियांग को अपना वेतन अर्जित कराया जाए। फिलहाल जियांग की मौत की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हरिजैक वेदी से 100 मील उत्तर में एक चोटी पर सूरज जंगल में बादलों के बीच से चमक रहा था, जिससे जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। प्रणाम दूसरे वरिष्ठ भाई। ये तियांग सिंह ने सम्मानपूर्वक और औपचारिक रूप से यू शांगरो का स्वागत किया क्योंकि वह उसके पीछे खड़ी थी। ऐसी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। छठी कनिष्ठ बहन यू शांगरो अपनी दीर्घायु तलवार लेकर चल रहा था। वह पीछे नहीं मुड़ा, इसके बजाय वह डूबते सूरज को देख रहा था। आश्चर्यजनक रूप से डूबता हुआ सूरज उसे पहले से कहीं अधिक सुंदर और मनोरम लग रहा था। आखिरकार ग्रेट यांग के पास ऐसे रमणीय दृश्यों और पहाड़ों की कभी कमी नहीं थी। दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या आप ठीक है? ये तियानक सिंह को अभी भी अपने दिमाग में जो कुछ देखा था उसे समझने में कठिनाई हो रही थी। डूबते सूरज की किरणें यू शांगरो के शरीर पर पड़ी। वह हिले नहीं और उन्होंने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। आपकी तलवार के रास्ते ने मेरे क्षितिज को चौड़ा कर दिया है। दूसरे वरिष्ठ भाई, ये तियानक सिंह ने उनकी प्रशंसा की। हालांकि पहले के दृश्य को याद करने पर यू शांगरो ने अपना सिर हिला दिया। इसका उल्लेख करना बहुत महत्वहीन है। मैंने सुना है कि आप ईविल स्काई पवेलियन में फिर से शामिल हो गए हैं। दूसरे वरिष्ठ भाई, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। ये तियानक सिंह ने खेती की दुनिया में शायद ही कभी खुद को परेशान किया हो। इस पूरे समय वह अकेले रहकर खेती कर रही थी। वह कभी कभार ही काम निपटाने के लिए बाहर जाती थी। जब उसने पहली बार इस खबर के बारे में सुना तो उसे संदेह हुआ। यू शांगरो मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मम्मा तो हिट लिस्ट, ये सच भी है? ये तियानक सिंह ने आश्चर्य से पूछा। इस समय यू शांगरो अंततः पलट गया। उसकी नजर ये तियानक सिंह पर पड़ी। यू शांगरो की नजर ने ये तियानक सिंह को घबराहट और तनाव महसूस कराया। जब से उसने ईविल स्काई पवेलियन को छोड़ा और ग्रुपल मून पैलेस मास्टर बन गई, जिसका हर कोई सम्मान करता था, ब्लैक रोल पर छठा अभिजात वर्ग और जेडफेस शूरा जिसका नाम अकेले ही सुनने वालों में डर पैदा कर देता था, उसने कभी भी इतनी घबराहट महसूस नहीं की थी। मम्मा, यू शांगरो ने फिर सिर हिलाया।
ये तियानिक्सन विस्मय में थी। खेती में जो हिट लिस्ट चल रही थी वह कुलीन वर्ग से भरी हुई थी। वे सभी प्रभावशाली लोग थे और फिर भी वे सभी उसके दूसरे वरिष्ठ भाई की तलवार से मारे गए। वह और उसकी तकनीकें कितनी मजबूत थी। यू शांगरो के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान देखी जा सकती थी जब उसने पूछा, छठी कनिष्ठ बहन, क्या मास्टर ने तुम्हें माफ नहीं किया? ये तियानिक्सन अबाक रह गई। उसकी अभिव्यक्ति अप्राकृतिक हो गई। वह नहीं जानती थी कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। यू शांगरो का उस पर जबरन जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। यदि आप नहीं चाहते तो आपको मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अंत में ये तियानिक्सन ने उत्तर दिया, मुझे डर है कि मैं फिर कभी ईविल स्काई पवेलियन में नहीं लौट पाऊंगा। यू शांगरो ने कहा, आपके सामने एक लंबा जीवन है, बस आप वैसे ही रहें। आप सही कह रहे हैं दूसरे वरिष्ठ भाई, ये तियानिक्सन ने सिर हिलाया। इसके बाद आपकी क्या योजना है? यू शांगरो ने पूछा। ये तियानिक्सन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह चोटी के किनारे तक चली गई और नीचे जंगल की ओर देखने लगी। उसने आंखों में खोया भाव लेकर धीरे से आह भरी, मुझे नहीं पता, मैं एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह हूँ। उसे अचानक लगा कि उसने बहुत कुछ कह दिया है, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। यू शांगरो ने कहा, यदि आपके पास अभी कोई लक्ष्य नहीं है तो बस एक नया लक्ष्य खोजें। ये तियानिक्सन स्तब्ध रह गया। उसके विचार उसके दूसरे वरिष्ठ भाई जितने सरल नहीं थे। हालांकि जीवन अक्सर जटिल नहीं था। जो जितना अधिक चिंतित होगा वो उतना ही अधिक प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। वह अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या आप इसके बाद ईविल स्काई पवेलियन लौट रहे हैं? दूसरे वरिष्ठ भाई, नहीं। यू शांगरोग ने अपना सिर हिलाया। हिट लिस्ट का काम पूरा करने के बाद मैं उत्तर की ओर चलूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? खारा पहाड़। ये तियानिक्सन ने हैरान होकर पूछा, खारा पहाड़, वह कहाँ है? उसने ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई सुदूर पहाड़ी गांव होगा। यू शांगरोग ने ईमानदारी से उत्तर दिया, यह मेरा गृहनगर है। यह एक ऐसी जगह है जो अपने पूर्ण स्व की छाया मात्र है। वहाँ ठंडक और अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तियानिक्सन और भी अधिक भ्रमित थी। उसे आश्चर्य हुआ कि यू शांगरोग अपने गृहनगर को ठंडा और अंधेरा क्यों बताएगा। कम से कम उसके पास लौटने के लिए एक गृहनगर था। मेले के लोगों के पास लौटने के लिए कहीं नहीं था। इस बारे में सोचने पर उसने आह भरते हुए पूछा, दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या आप मुझे दोषी मानते हैं? यू शांगरोग ने कहा, मैंने सुना है कि क्या हुआ था। ये तियानिक्सन उसके उत्तर से खुश हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके वरिष्ठ भाई ने उसे दोषी नहीं ठहराया। उसे अचानक अपने सातवें कनिष्ठ भाई सीबुया के साथ हुई बातचीत याद आ गई और उसने पूछा, दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में कोई 2000 साल तक जीवित रह सकता है? यू शांगरोग थोड़ा अचंभित हो गया। यह प्रश्न तब और भी प्रभावशाली हो गया जब इसे एक महान व्यक्ति की ओर निर्देशित किया गया। आखिरकार महानुभावों के लिए 1000 तक जीवित रहना पहले से ही एक विलासिता थी। 2000 की तो बात ही छोड़ दें। क्यों, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? दूसरे वरिष्ठ भाई, मैं इस समय से एक वस्तु की तलाश कर रहा हूँ। इसे चेंग हुआन कहा जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि जो कोई भी चेंग हुआन पर सवारी करेगा वह 2000 साल तक जीवित रहेगा। इतने लंबे समय तक इसकी तलाश करने के बावजूद मेरी खोज का कोई परिणाम नहीं निकला। ये तियानिक्सन ने उत्तर दिया। अगर ये तियानिक्सन ने इस बारे में किसी और को बताया होता तो उन्होंने उसे अपनी व्यर्थ खोज बंद करने के लिए मना लिया होता। हालांकि यू शांगरोग गलत थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु से पहले लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वह मंद मंद मुस्कुराया और उत्तर दिया, अपना दृढ़ संकल्प मत खो और खोजते रहो। क्या यदि संभावना कम हो तो क्या होगा? ये किसी से बेहतर नहीं है। ये तियानिक्सन अबाक थी। यह सच था, एक छोटा सा मौका किसी न मिलने से बेहतर था। वह चूक गई। आपके परामर्श के लिए धन्यवाद दूसरे वरिष्ठ भाई। यू शांगरोग ने सिर हिलाया। सूरज डूब रहा है, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। छोटी बहन, मम्मा ध्यान रखना। बड़े भाई, ये तियानिक्सन फिर से चुकी, इससे पहले कि वह घूमती और चली जाती। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। यू शांगरोग नहीं हिला। जब सूरज पहाड़ के पीछे डूब रहा था तो वह चुपचाप देखता रहा। उसने अपनी दीर्घायु तलवार को कसकर पकड़ लिया और वह उसी स्थान पर खड़ा हो गया। बम। चट्टान में एक दरार दिखाई दी। इसके बीच दीर्घायु तलवार फंसी हुई थी। यू शांगरोग अपनी हथेलियों को एक साथ जोड़ते हुए क्रॉस लाइन बैठ गया। सनसनाहट। उनका 100 ट्रिब्यूलेशन इनसाइट अवतार प्रकट हुआ। हालांकि इसका आकार बहुत बड़ा नहीं था। वास्तव में यह उसकी ऊंचाई का केवल आधा था। उन्होंने जानबूझकर अपने अवतार को जितना संभव हो सके उतना छोटा बनाया था। इससे पहले कि उसका अवतार उसकी हथेली के ऊपर मंडराता, उसने अपनी एक हथेली ऊपर की ओर उठाई। यह स्वर्ण कमल पर एक स्वर्ण प्रतिमा जैसा दिखता था। हालांकि स्वर्ण कमल अब पूरी तरह सोना नहीं रह गया था। इसके बजाय उस पर बैंगनी रंग के धब्बे थे जो फैलते हुए प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बैंगनी धब्बे जैसे कीट ने कमल के पत्ते को संक्रमित कर दिया हो। यू शांगरोग ने अपनी प्राइमल क्यूवी प्रसारित की। उनका स्वर्ण कमल तेजी से घूमने लगा और चमकने लगा। सनसनाहट। उपचार के एक दौर के बाद उसके शक्तिशाली खेती आधार द्वारा दबा दिए जाने के बाद बैंगनी धब्बों ने केवल धीमा होने के संकेत दिखाए। वे गायब नहीं हुए। यू शांगरोग ने थोड़ा भौहें चलाई। ये जीत उन्हें आसानी से नहीं मिली। वास्तव में यह उनकी अन्य लड़ाइयों की तुलना में थोड़ा कठिन था। यहाँ तक कि जब उन्होंने रेडियंट क्लाउड फॉरेस्ट में अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के साथ लड़ाई की तब भी उन्हें अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। उनकी राय में झांग युआनशान केवल दूसरे दर्जे के संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था। कोई काय व्यक्ति जो जिद्दी होकर जीवन से जुड़ा हुआ था। उसे सिर्फ एक तलवार के वार से झांग युआनशान से निपटने में सक्षम होना चाहिए था। कौन जानता था कि झांग युआनशान उसे इतनी कठिनाई देगा। लू लैंग का एक भावी जादूगर। यू शांगरोग ने खुद से बुदबुदाया और उपहास करते हुए कहा, तुम भाग्यशाली हो कि तुमने मेरा सामना किया और नहीं। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। उसने अपने अवतार को याद किया और अपने पैरों के धक्के से उत्तर की ओर बढ़ गया। हरीजैड वेदी पर लड़ाई समाप्त होने के बाद नीदरलैंड संप्रदाय के शिष्यों ने अपने संप्रदाय गुरु यू छेंगहाई, जो ये प्रांत में थे, वो इसके बारे में लिखा। अन्य शाखाओं को सूचित करें। बस ये कहें कि झांग युआनशान के साथ लड़ाई के बाद मिस्टर सेकंड के लिए चीजें खराब होंगी। कम से कम अपने अवलोकन के आधार पर उन्होंने यही सोचा था। उनके शब्दों की कई अलग अलग तरीकों से व्याख्या की जा सकती थी, जिससे सभी का मतलब एक ही लगता था। यू शांगरोग को चोट लग सकती है, गंभीर रूप से घायल हो सकता है, लापता हो सकता है, मर सकता है। उनके शब्दों की व्याख्या करने के कई तरीके थे।
इस तरह खेती की दुनिया में एक नई अफवाह फैलने लगी। कृषक जगत के प्रमुख संप्रदायों ने राहत की सांस ली। जनता की राय धातु को पिघलाने के लिए काफी शक्तिशाली थी। जब अफवाह फैलाने वाले बहुत सारे लोग थे तो इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया अफवाह और अधिक अतिरंजित होती गई। हर कहानीकार इसमें अपना अपना ट्विस्ट जोड़ देगा। हरी जैग वेदी पर लड़ाई में तलवार शैतान यू शांगरोंग छांग युआनशान को हरा नहीं सका और गंभीर रूप से घायल हो गया। काय चूहे छांग युआनशान ने अचानक हमला क्यों किया? तलवार का शैतान अपने आप से बहुत तृप्त हो गया था। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। ईवल स्काई पवेलियन का युग समाप्त होने वाला है। चूंकि यू शांगरोंग तब से सामने नहीं आया, इससे अफवाह की विश्वसनीयता बढ़ गई। रात की आड़ में कब्रिस्तान में एक काली आकृति हवा में मंडरा रही थी। इसके पैर जमीन से सिर्फ आधा फुट ऊपर थे। यह इतनी कम ऊंचाई पर कब्रिस्तान के चारों ओर उड़ गया क्योंकि इसके शरीर से गहरा बैंगनी धुआं निकल रहा था। मिट्टी धीरे होने की आवाज हवा में गूंज उठी। काली आकृति वापस अपने शुरुआती बिंदु पर उड़ गई और जमीन पर आ गिरी। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने एक ही हाथ से 2 रस्सियां पकड़ ली। रस्सी के अंत में कोंग युआन था जो अभी भी अपने भिक्षु की पोशाक पहने हुए था। दूसरे छोर पर झांग युआनशान था जो अपने दाऊवादी वस्त्र पहने हुए था। जादू टोना का असर हो गया है। यू शांगरोंग इस दुनिया से गायब हो जाएगा। इसके बाद ईवल स्काई पवेलियन की बारी होगी। जूनियर बहन, मैं आपके साथ दूसरी दुनिया में जाने के लिए पूरे ईवल स्काई पवेलियन को नीचे खींच लूंगा। 7 दिन बाद ईवल स्काई पवेलियन के महान हॉल में जो काफी समय से स्वर्गीय लेखन स्क्रॉल पर ध्यान कर रहा था। उसकी असाधारण शक्ति अब पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो गई थी। वह 9 लीफ स्टेज के बारे में सोच रहा था जब मिनशी इन हाथ में एक पत्र लेकर हॉल में आया। इस बीच लिटिल युआना बड़े हॉल के अंदर निर्वाण सैश पर अपने नियंत्रण का अभ्यास कर रही थी। चौथे वरिष्ठ भाई, इसे देखो, मैं अब निर्वाण सैश को विभिन्न आकारों में ढाल सकता हूँ। मास्टर ने मुझे सिखाया। यह बहुत अच्छा है, मिनशी इन ने सहज उत्तर दिया और तेजी से बड़े हॉल में चली गई। मास्टर, जियांग गाइजियान का एक पत्र। बोलते बोलते उसने पत्र खोला। जियांग गाइजियान वास्तव में ओल्ड एज मंडप के उन बूढ़ों की तुलना में कुशल था जो केवल झींगे हाँकने और चापलूसी करने में ही कुशल थे। उसे गए हुए केवल 7 दिन ही हुए थे, लेकिन परिणाम पहले ही आ चुका था। मिनशी इन ने पढ़ा, पुराने वरिष्ठ, जिस मामले की जांच आपने मुझे सौंपी है उसकी जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी खेती दुनिया कह रही है कि झांग युआनशान से हारने के बाद तलवार शैतान के लिए चीजें अच्छी नहीं दिख रही हैं। हालांकि अफवाह की सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मैं जितनी जल्दी हो सके अफवाह को सत्यापित करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह यह है कि नीदरलैंड संप्रदाय ने ये प्रांत पर विजय प्राप्त कर ली है। मेरी जोयान एक है धोखेबाज। आखिरकार उसके पास ये प्रांत में अशांति को दबाने की शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास जगह खत्म हो रही है। अंतिम वाक्य पढ़ने पर मिनशी इन ने भौहें चला ली। वह क्या खेल रहा है? पत्र के पीछे और भी कुछ है। जब मैंने पत्र खोला तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। किसी भी मामले में मिनशी इन ने अपना गला साफ किया और पढ़ना जारी रखा। गोल्डन कोट माउंटेन की बाधा गायब होने की अफवाहों के साथ मिस्टर सेकंड की अज्ञात स्थिति और आपके महान सीमा के करीब पहुंचने पर आपको बेरबंधन बनाने वाले नोबल पद से सावधान रहना चाहिए। जब से मैंने आपको एक पत्र लिखा है तब से काफी समय हो गया है। पुराने वरिष्ठ, अगर मुझे मुआवजे के रूप में एक और अच्छी तलवार मिल सकती है तो मैं निश्चित रूप से और अधिक प्रेरित हो जाऊंगा। हाँ। जब मिनशी इन ने पढ़ा तो उनकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। पत्र का अंत, पत्र का पहला भाग ही उपयोगी था। उसे लगा जैसे उसे पत्र का दूसरा भाग पढ़ने की जहमत भी नहीं उठानी चाहिए थी। मिनशी इन ने लू जो से कहा, अफवाहें, ये सभी अफवाहें हैं। दूसरे वरिष्ठ भाई के खेती के आधार के साथ ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि झांग युआनशान अपने वरिष्ठ भाई के बालों का एक कतरा भी छू सके। इसके अलावा झांग युआनशान एक काय के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि लू जो ने समान राय साझा नहीं की। उसे मिले इनाम के आधार पर मामला और भी पेचीदा लग रहा था। वह केवल इतना निश्चित था कि झांग युआनशान की मृत्यु हो गई थी। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि यू शांगरोंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आखिरकार अब तक उनके किसी भी शिष्य की मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें यकीन नहीं था कि सिस्टम उन्हें उनके शिष्यों की मृत्यु के बारे में सूचित भी करेगा या नहीं। लू जो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और धीरे धीरे कहा, तुम्हारा दूसरा वरिष्ठ भाई अकेले काम करना पसंद करता है, उसे पत्र लिखना पसंद नहीं है। आप सही कह रहे हैं मास्टर, वह एक वयस्क व्यक्ति है। उसे समय समय पर अपनी भलाई के बारे में रिपोर्ट करना बेहतर पता होना चाहिए। मिनशी इन ने कहा, उसे रहने दो। लू जो के शब्दों के बावजूद वह वास्तव में नहीं चाहता था कि यू शांगरोंग को कोई नुकसान पहुंचे। अगर उसे इतना बड़ा मददगार खोना पड़ा तो निश्चित रूप से उसे इससे उबरने में परेशानी होगी। थोड़ी देर बाद मिनशी इन ने स्पष्ट रूप से पूछा, मास्टर, हमें सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के बारे में क्या करना चाहिए? उसने अब ये प्रांत पर विजय प्राप्त कर ली है। स्पष्ट रूप से वह शाही परिवार के खिलाफ योजना बना रहा है। लू जो ने मिनशी इन को जवाब नहीं दिया। मैं उस दुष्ट को भी पकड़ना चाहता हूँ और उससे पूछना चाहता हूँ कि अतीत में क्या हुआ था। समस्या ये थी कि चीजें इतनी सरल नहीं थी। नीदरलैंड संप्रदाय की कई शाखाएं और छिपे हुए आधार थे। रेडियंट क्लाउड फॉरेस्ट में यू शांगरोंग के साथ उसकी लड़ाई के बाद किसी को नहीं पता था कि यू छिंगहाई इस समय कहाँ छिपा हुआ है। ये प्रांत बहुत बड़ा था। यह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। इसके अलावा नीदरलैंड संप्रदाय ने थोड़े ही समय में अपनी सेना को 10,000 सदस्यों से बढ़ाकर सैकड़ों हजार सदस्यों तक कर लिया था। वहाँ 4 महान रक्षक भी थे जो सभी अपने आप में कुशल थे। उनके पास ऑपरेशन के दिमाग के रूप में सी बुया भी था। लू जो ने ये सोचते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। यहाँ स्थानांतरित होने के बाद से वह यू छिंगहाई से कभी नहीं मिले थे। उनकी कई बार करीबी मुठभेड़ें हुई, लेकिन बस इतना ही। स्वर्ग के नीचे सबसे बड़े राक्षस संप्रदाय का संप्रदाय स्वामी अन्य लोगों की तुलना में तेजी से भाग गया। क्या मैं इतना डरावना हूँ? जियांग गाइजियान को ये प्रांत पर अधिक ध्यान देने को कहें। यदि समय हो तो मैं ये प्रांत जाऊंगा और व्यक्तिगत रूप से उस दुष्ट को पकड़ लूंगा। हाँ मास्टर। ये कहने के बाद मिनशी इन की आंखें घूम गई और उन्होंने कहा, मास्टर, जिस तरह से अफवाहें चल रही हैं, लोग यह मान रहे हैं कि हम एक धक्का देने वाले व्यक्ति हैं। मैं पहाड़ से नीचे उतरने और उन लोगों को पीटने की अनुमति मांगता हूँ। इस समय रुआन मुशेंग अपने अधिपति भाले को हाथ में लेकर अंदर आया। तुम बाहर खेलने की सोच रहे हो, है ना? बिल्कुल नहीं, मिनशी इन ने कहा। मिनशी इन अपनी वफादारी का बखान करने ही वाले थे कि तभी हवा में किसी के घुटनों के बल गिरने की जोरदार आवाज गूंजी। प्रणाम गुरु।